गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन थ्योरम। हिल्बर्ट स्पेस में क्या प्रोजेक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। इससे पहले हम हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, उनका प्रूफ भी देख चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ी थी, रिमाइंड कीजिए। हमने पढ़ी थी कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी, ठीक है, और पाइथागोरियन थ्योरम, पोलराइजेशन आइडेंटिटी, पैरेललोग्राम लॉ और कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी। और हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी कि जो कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी होती है वो इक्वलिटी में चेंज हो जाती है। कब हो जाती है? जब एक्स और वाई जो हम दो वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस में लेके चलते हैं, अगर वो दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो, ठीक है। हमने ये पढ़ी थी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ उसका स्टेटमेंट। अगर आपको कुछ उनका प्रूफ देखना हो तो प्लीज़ उनका प्रूफ देख लीजिए। पहले वाले लेक्चर्स में हमने उनका प्रूफ अच्छे से करा है, ठीक है। सो देखिए, स्क्वायर्स इनइक्वलिटी, कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी का ये हमने स्टेटमेंट था, हम प्रूफ पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको इन दोनों रिजल्ट्स के भी प्रूफ देखने तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या है देख लो एक बार। एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस और एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी में क्या बताती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, उसका मोड लिया हमने तो वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई के, ठीक है। ये देखो, पैरेललोग्राम लो हमारा क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर के, ठीक है। और पोलराइजेशन आइडेंटिटी क्या होती है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस आयोटा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि अ क्लोज कॉन्वेक्स सबसेट सी ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच कंटेन अ यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म, ठीक है। इसका प्रूफ देखना था आप प्लीज़ वो पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, इसमें हमने आपको कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन भी बताई थी, ठीक है। देखिए वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया कि जब एक्स और वाई लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी इक्वलिटी में चेंज हो गई। यही हमारा कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी था, बस यहाँ इक्वलिटी की जगह क्या था, कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी में इनइक्वलिटी का साइन था। आप ये तो समझते हो ना इनइक्वलिटी और इक्वलिटी क्या होता है। देखो जो हम ये साइन लगाते हैं ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होते हैं इनइक्वलिटी। और इक्वल जो हम ये साइन लगाते हैं, ठीक है, ये होगा इक्वल टू इक्वलिटी और दिस इज इनइक्वलिटी, ठीक है। सो देखिए आपको ये पता लगा कि इसका क्या होता है, कोशी स्क्वायर इनइक्वलिटी इक्वलिटी में चेंज हो जाती है जब एक्स और वाई कोई दो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल कैसे बताते हैं, किन्हीं दो वेक्टर्स को कब होते हैं जो कोई दो वेक्टर ऑर्थोगोनल, जब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमने कुछ नोट्स बताए थे आपको, इंपॉर्टेंट नोट थे जो, ठीक है। हाँ, फिर हमने बताया था आपको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे देखो एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एच का, ठीक है, तब ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इस एस का किससे डिनोट करते हैं, हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। किस तरह से डिनोट कर रखा है, ये परपेंडिकुलर का साइन है कुछ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, वैसे एलिमेंट आएंगे जो एक्स एच में बिलोंग करेंगे और वो एक्स जो ऑर्थोगोनल होंगे एस के, ठीक है। ऑर्थोगोनल कैसे बताते हैं, अभी मैंने बताया ना, इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए जहां वाई कहाँ बिलोंग करेगा, एस में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। उसका स्टेटमेंट ये है। उसके बाद हमने पढ़ा था ये वाला थ्योरम क्या थ्योरम थी ये हमारी, कि एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस एच का। तब हमें क्या प्रूफ करना होता था कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ये क्लोज लीनियर सब स्पेस होगा एच का, ठीक है। ये हमने थ्योरम पढ़ी, उसका प्रूफ देगा। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्शन थ्योरम, ठीक है। अब देखते हैं प्रोजेक्शन थ्योरम क्या होती है। देखो एन कोई क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच का, ये हमें दिया हुआ है क्या क्या, क्लोज है और लीनियर सब स्पेस है, ठीक है। तब हम प्रूफ करेंगे कि एच को किस तरह से लिख सकते हो तुम, एम डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट वो सॉरी डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं, डायरेक्ट सम। देखो सिंपल सम का साइन क्या होता है, ये एडिशन का, ठीक है। और डायरेक्ट सम का साइन क्या होता है, सिर्फ प्लस है ना, इसको इस तरह से राउंड में कर लिखते
ये होता है डायरेक्ट सम का साइन, ठीक है। तो एच को किस तरह से लिख सकते हो, एम प्लस ये क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमें प्रूफ करने के लिए पता है हमें दो चीज़ प्रूफ करनी होती है। क्या, फर्स्ट हमें प्रूफ करना होता है कि एच को आप इस तरह से लिख सकते हो, सिंपल ऐड की फॉर्म में, सिंपल सम की फॉर्म में। और एक तो फर्स्ट चीज़ तो ये, सेकंड हमें प्रूफ करना होता है कि एम इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम इक्वल टू आ जाए 0, ठीक है। इन दोनों में जो इंटरसेक्शन ले हम, तो इस उसमें जो कॉमन आए, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ इंटरसेक्शन यूनियन। तो उसमें क्या है, सिर्फ 0 एक कॉमन आना चाहिए, इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट हो 0। तो हमारा एक प्रूफ हो जाता है क्या, कि अगर ये दोनों बात प्रूफ कर दें कि एच को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। एच को डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हो आप, एम और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डायरेक्ट सम की फॉर्म में, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम इसका प्रूफ करेंगे। और ये देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितनी बार आई हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2006 में, 12 में, 13 में, 15 में। और एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर में, वहाँ भी 2007 में आई हुई है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजी थ्योरम है, ठीक है। देखते हैं, देखो प्रूफ, एम को हमें दिया हुआ है सब स्पेस, क्लोज लीनियर सब स्पेस। तो हम यही लिख रहे हैं कि लेट एम बी अ सब स्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच, ठीक है। देन वी नो दैट कि एम इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन 0 आएगा। क्यों, ये हम जानते हैं, हमें दिया हुआ है सब स्पेस हिल्बर्ट स्पेस एच का। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ आ गया होगा इजीली क्यों होगा। देखिए फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार, अगर कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यही चाहती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको हर चीज़ समझ आए, हर कंसेप्ट क्लियर हो। तो देखिए, देखो ये हमने आपको एक नोट बताया था, जब हमने आपको ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन बताई थी ना, तब हमने नोट बताया था आपको 4। तो ये वाला नोट देखिए, हमने इसमें क्या प्रूफ करा था, हम इसमें लेके चले थे कि एक्स से कोई है, वो खुद इटसेल्फ खुद के ही ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो देखो खुद के ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या है, एक्स को में एक्स 0 होगा। अब एक्स को में एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। हम अभी तक जितने भी थ्योरम्स पढ़ते हैं उसमें इसी तरह से डिफाइन करते हैं ना नॉर्म को, कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, एक्स को में एक्स, ठीक है। तो देखो इसको नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो देखो अब नॉर्म की प्रॉपर्टी से नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्स भी 0 होगा। नॉर्म की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी वाली, सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं नॉर्म की, क्या, कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स 0 है तो एक्स भी 0 होगा, और यदि एक्स 0 है तो नॉर्म ऑफ एक्स भी 0 होगा। तो हमने यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा यहाँ क्या बताया हमने, एक्स हम कोई भी आर्बिट्ररी लेके चले थे ना, बट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब 0 ही एक ऐसा वेक्टर है, 0 वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो खुद के ऑर्थोगोनल होता है। देखो, हैज द 0 वेक्टर इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम एम कोई सेट लिया, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट होंगे, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, इसमें भी कोई भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। बट हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि 0 ही एक ऐसा है जो खुद का ही ऑर्थोगोनल होता है, यानी कि इसमें कुछ वेक्टर होंगे, इसमें कुछ वेक्टर होंगे, बट 0 इसमें भी होगा तो उसके ऑर्थोगोनल में भी होगा, क्लियर, और चाहे कुछ ही हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा हमारा, एम इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा हमारा 0, सिर्फ यही एक कॉमन आएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ, यही एक ऐसा वेक्टर है, इस लैंग्वेज पे ध्यान दो, इज द ओनली वेक्टर। इस मतलब इसके अलावा कोई ऐसा वेक्टर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, जो कि इन दोनों सेट में आता हो। इन 0 के अलावा जो भी इसमें होगा ना, तो वो इसमें नहीं होगा, अगर इसमें है तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं 0 एक ऐसा वेक्टर है। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 0, क्लियर। तो समझ आया, हिल्बर्ट स्पेस का सब स्पेस है एम, इसका मतलब ये खुद भी एक हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है। और हिल्बर्ट स्पेस के बारे में अभी हमने पढ़ा, ऑर्थोगोनल वगैरह सब, तो मैंने आपको समझ आ गया होगा कि इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ 0। अब देखो, अब हमें शो क्या करना है, मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ 2 चीज़ शो करनी होती है। मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया था कि ये प्रूफ करने के लिए 2 चीज़ शो करनी होती है, एक तो ये और एक ये हम कर चुके हैं शो, हमें ये और शो करनी है, ठीक है। तो देखो, देयरफॉर टू शो दैट एच इन डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों की, ठीक है। देयरफॉर टू शो दैट, इस तरह से, आर ओनली टू प्रूव दैट एच इक्वल टू एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट,
समझ आया? क्यों? ये सिर्फ इसको प्रूफ करने के लिए ओनली हमें सिर्फ यही प्रूफ करना बाकी है, अभी क्यों हम ये प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो हमने लिया कि n इक्वल टू एम प्लस और एम जो ये ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोज मत बोलना गलती से भी, ये ट्रांसपोज, क्योंकि जब हम ट्रांसपोज पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज को सीधा टी, और ये एक तरह से उल्टा टी है, जैसे हम परपेंडिकुलर का साइन बनाते हैं। तो इसे ध्यान रखो, ट्रांसपोज नहीं बोल रहे हैं, एम कॉम्प्लीमेंट बोलना है। ठीक है, तो हमने ये एन इक्वल टू ये माना। ठीक है, सो एन इक्वल टू दिस मान लिया। तब हमें क्या शो करना है, एच इक्वल टू एन। ठीक है, क्योंकि एच इक्वल टू तो ये है और हमने इसकी वैल्यू एन मानी है, तो हमें शो करना है बस अभी कि एच और एन बराबर होंगे। तो देखो एम एन में कंटेन करेगा, एन को हम कैसे लिख रहे हो, एम प्लस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। ठीक है, देखो ये है क्या, सेट ही तो है ना, तीनों के तीनों सेट है, तो सेट को हम कैसे, ऐसे समझो, एम में कोई एलिमेंट है एक्स और वाई। ठीक है, और एम कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट है जेड और क्या मानोगे, पी मान लो। ठीक है, कॉमन तो होते नहीं है, सिर्फ बता दिया अभी, कॉमन तो सिर्फ इनमें जीरो ही होता है, तो इसमें ये है और इसमें ये है। ठीक है, अब देखो एन क्या है, इन दोनों के सम से बन रहा है, इसका मतलब सेट है, सेट में सम का मतलब क्या होता है, यूनियन। इसका मतलब क्या आएगा, एन में एक्स वाई जेड और पी। क्लियर? अब मैं क्या बोल रही हूँ, ऑब्वियसली एम एन में कंटेन करता है, नॉर्मल सी चीज़ है, ये एक्स वाई क्या है एम, तो ये एन में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। जेड पी एम में कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है, तो यही लिखा है कि एम एन में कंटेन करता है और एम कॉम्प्लीमेंट भी एन में कंटेन करता है। ठीक है, अब हम ये लेके चल रहे हैं पहले, और हमने माना कोई x है n कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, x कोई n कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा, जहाँ y कहाँ बिलोंग करेगा, n में। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, देखो यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू एच, जहाँ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, जीरो, और वाई कहाँ बिलोंग करता है, एस में। तो ऐसे समझो जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो वाई उसमें बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो कंपेयर, देखो तो हमने क्या माना है, एक्स किस में है, एन कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा जब वाई कहाँ बिलोंग करेगा, एन में। क्लियर? अब देखो हमने क्या बोला अभी ऊपर कि एम एन में कंटेन करता है। ठीक है, और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं कि एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, इस साइन का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एन में, यानी जितने भी एन, वाई क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी है। ठीक है, तो एन में जो भी एलिमेंट है, फॉर ऑल वाई, एन में जो भी एलिमेंट है उनके लिए एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एम एन में ही कंटेन करता है, और हम कह रहे हैं एन के सभी एलिमेंट्स के लिए एक्स वाई जीरो है, इसका मतलब वो वाले एलिमेंट्स भी जो एम के एन में है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? देखो यहीं से समझो, हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एन, यहाँ वाई की वैल्यू सिर्फ ये वाला वाई ना समझें, फॉर ऑल वाई का मतलब है वाई की वैल्यू एक्स भी हो सकती है, वाई खुद तो है ही, वाई की वैल्यू जेड भी हो सकती है और वाई की वैल्यू पी भी हो सकती है। तो हम यहाँ कह रहे हैं इसमें से कोई सा भी एलिमेंट आ जाए उस सब के लिए एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, उस सब के लिए एक्स वाई इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे ये भी हो सकता है जेड पी इक्वल टू जीरो, कुछ भी। ठीक है, ये सब आर्बिट्रेरी लेके चलते हैं, हम कोई एक फिक्स नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब इसमें एम में क्या है, एक्स और वाई, तो हम ये कह रहे हैं इसके सब एलिमेंट के लिए तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा, इसके लिए भी। समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए हमने बोला है यहाँ पर कि एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम। क्यों? जब इसके लिए हो रहा है, यहाँ हम कह रहे हैं फॉर ऑल, इसके सभी एलिमेंटों के लिए, तो इसमें एलिमेंट आए कहाँ से भाई, इन दोनों के तो जोड़ के आए, तो मतलब इसके लिए भी ये बात, तो इसीलिए याद रखो एन से यहाँ एम कैसे हुआ। समझ आ गया आपको? देखिए सो इस, क्योंकि पता है मैंने इसलिए बताया है, कई बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि एम एन में कंटेन करता है, इसका मतलब एम के सारे एलिमेंट एन में होंगे। ठीक है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एन में है तो ये कैसे कह दिए कि एम में भी होंगे। यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि एम में है तो एन में होंगे, तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, फॉर ऑल इस साइन पे ध्यान दीजिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, आपको आ गया होगा समझ। ठीक है, सो एक्स वाई इक्वल टू, अब ये जीरो आ रहा है, जब वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, एम में, तो वही अब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एम कॉम्प्लीमेंट में।
तो हम x को n कॉम्प्लीमेंट में लेके चले थे, m कॉम्प्लीमेंट में प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है, n कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया m कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर। अब हमने लेके चल रहे हैं ये वाला चीज़, देखो ये लिया, ठीक है, और x को ही माना है n कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। n कॉम्प्लीमेंट में इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, जहाँ y कहाँ बिलोंग करेगा, n में। अब देखो यहाँ क्या है, हमारा m कॉम्प्लीमेंट n में कंटेन करता है। तो यही थ्योरी जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाई, ये वाली थ्योरी लगाओ, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m नोट के लिए भी, सॉरी m कॉम्प्लीमेंट के लिए भी, ठीक है। इसका मतलब वही कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, यहाँ क्या जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ऐसे तो लिखते हो ना, n होता है यहाँ, या फिर यहाँ m था, यहाँ क्या लिखा था m कॉम्प्लीमेंट, यहाँ m कॉम्प्लीमेंट है तो इसका डबल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्या लिखोगे m इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके इक्वल होता है, m कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू हमने क्या ला दिया, m डबल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब हम इसमें लेके चले थे, इसमें प्रूफ कर दिया, इसका मतलब n कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया m डबल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। अब देखो n कॉम्प्लीमेंट इसमें भी बिलोंग कंटेन करता है और इसमें भी करता है। इसका मतलब n कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा, कोई चीज़ इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगी। सो यही लिखा है कि n कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन m डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और देखो अभी हमने जिस तरह से यहाँ लिखा था ना कि m इंटरसेक्शन m कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ से, क्या कि m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन m डबल कॉम्प्लीमेंट भी 0 होगा, ठीक है। सिंपल है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। सो देखो यही लिखा है कि m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन m डबल कॉम्प्लीमेंट भी 0 होगा। सो n कॉम्प्लीमेंट कंटेन कर गया 0 में, ठीक है। और ये हम जानते हैं जो ये 0 है, ये हर चीज कंटेन करता है हर कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब बताया था ना हमने आपको, अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो m है इसमें भी 0 होगा, और जो ये m कॉम्प्लीमेंट है इसमें भी 0 होगा, तभी तो इनके इंटरसेक्शन में हमारा 0 आया था। देखो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि m में भी 0 होगा m कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए तो इंटरसेक्शन में 0 आया था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो 0 है ये n कॉम्प्लीमेंट में भी कंटेन करेगा, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज ना होना m और n से, सिर्फ ये कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट में होता है 0, ठीक है। तो इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो कि n कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लो, n कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो हो गया सिंपल, इस तरह से लिख दिया। 0 का कॉम्प्लीमेंट h होता है, कैसे होता है देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो x को ही हम h में लेके चल रहे हैं एलिमेंट, ठीक है, और ये हम जानते हैं x को हम 0 इक्वल टू 0 होता है, ये आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, याद है ना आपको कैसे होता है। देखो एक्स कोमा ये कोई 0 वेक्टर है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स कोमा 0 वेक्टर को 0 से गुना कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पहले से ही 0 वेक्टर है। तो अब ये 0 बाहर आएगा, सेकंड वेरिएबल के साथ है तो 0 बाहर आएगा, एक्स कोमा 0 वेक्टर, 0 बार क्या होता है 0 ही, एक्स कोमा 0 वेक्टर, ये जो डार्क लिख रही हूँ मैं 0 वेक्टर है। अब 0 किसी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, ठीक है, यही लिखा है x0 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगा दो। वहाँ हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट हम क्या डेफिनेशन लिखते थे कि जैसे x को हम y इक्वल टू 0 आ रहा है, जहाँ y कहाँ बिलोंग कर रहा है s में, तो इसका मतलब क्या था, s ट्रांसपोज में एलिमेंट आएगा x, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, एक्स को हमारा 0 वेक्टर है जो इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ना एस ट्रांसपोज में, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग करेगा यहाँ 0 वेक्टर के ट्रांसपोज में, ठीक है। तो हमने यहाँ ला दिया एक्स हम एच में लेके चले थे और हमने 0 ट्रांसपोज में प्रूफ कर दिया, इसका मतलब एच सबसेट हो गया 0 ट्रांसपोज का। और ये हम जानते हैं क्या कि 0 का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने बीच में ट्रांसपोज बोल दिया इसे, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सॉरी वो याद नहीं रहता है, ट्रांसपोज ही याद रहता है, ठीक है। सो 0 का कॉम्प्लीमेंट कहाँ कंटेन करता है, एच में, ये हम जानते हैं, ऑब्वियस है ये बात। तो इससे और इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एच इक्वल टू 0 का ट्रांसपोज, क्यों, ये अगर ए बी में कंटेन करता है बी ए में, इन दोनों बातों से हम यही तो लिखते हैं ए इक्वल टू बी, तो इन दोनों बातों से इसी तरह से ये लिख दी एच इक्वल टू दिस, तो यही तो इसको ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, एन डबल ट्रांसपोज इक्वल टू एच।
सो हमारा आ गया एन डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एच। ठीक है, अब देखो, अब ये एन डबल कॉम्प्लीमेंट ये एन के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एन को हमने क्या माना था, एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट, यही माना था ना। तो ये क्या है, देखो हमें क्या दिया हुआ था, एम क्लोज लीनियर सबस्पेस है, क्लोज। ठीक है, और एन को हम लिख क्या रहे हैं, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। ठीक है, इसके सम के रूप में तो लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एन भी क्लोज, यही चीज लिखिए, एन इज अ क्लोज सब स्पेस ऑफ एच। क्लोज सब स्पेस है, इसका मतलब क्या हो गया, एन डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, आप याद रखिए, एन डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन हो जाता है कब, जब ये एन है जो हिल्बर्ट स्पेस एच का क्लोज सब स्पेस बन जाए। ठीक है, सो एन डबल कॉम्प्लीमेंट की जगह एन आ गया, तो हमें ये तो प्रूफ करना था एन इक्वल टू एच। सो हमने दोनों चीज प्रूफ कर दी, एच इक्वल टू एम प्लस एम कॉम्प्लीमेंट भी, और एम इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि एच को आप इस तरह से लिख सकते हो, एम और एम कॉम्प्लीमेंट के डायरेक्ट सम की फॉर्म में। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ स्टूडेंट्स ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट और बेसल इनइक्वालिटी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।